सम्मानित किया, क्या किया पता है? एक अखबार था, मॉर्निंग पोस्ट अखबार था एक, इसने तो चंदा इकट्ठा किया। कितना जबरदस्त काम डायर ने किया है। और उसने 30K का चंदा, उस समय पर 30,000 रुपये का चंदा इकट्ठा किया। इस अखबार ने दिया डायर को। 12,000 पाउंड के अवार्ड दिए गए इसको। 12,000 पाउंड के अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा। बहुत बढ़िया किया। इसको एक तलवार दी गई जिसको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर बोला गया। सम्मान की तलवार। क्या बोला गया इसको? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इस घटना के लिए, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। जो माइकल और डायर था, माइकल डायर, माइकल डायर के पास कौन सी पोस्ट थी बताना? माइकल डायर। माइकल डायर ने इसे एक उचित कार्यवाही बताया। उचित कार्यवाही, अप्रोप्रिएट एक्शन। उसने कहा ये अप्रोप्रिएट एक्शन था। और ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ 13 अप्रैल को ये घटना घटी थी, इसके बाद में स्थितियां और भयावह हो गई थी मार्शल लॉ में। लोग भुखमरी के शिकार हो गए थे। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। 14 अप्रैल, 15 अप्रैल को भी गोलीबारी की गई थी। 14 और 15 अप्रैल को भी जहां कहीं भी छिटपुट क्रांतिकारी इनको दिखा तो इन्होंने वहां पर गोलियां आपका चलाई थी। इस समय की बड़ी चर्चित घटना है कि उस समय पे एक आपका इस्टेब्लिश व्यक्ति होते थे अमृतसर में जिनका नाम था हरकिशन। तो उन्होंने क्या कर दिया था, भूखे विचले लोगों को देख करके, भूखे लोगों को देख करके उन्होंने एक लंगर की व्यवस्था कर दी थी। और लंगर में कि भाई ये जो भूखे लोग हैं ये कम से कम खाना खा लेंगे। इस ब्रिटिश सरकार ने ये किया कि हर किस्म की सारी संपत्ति, जो उस समय की लगभग 40 लाख रुपए की संपत्ति बताई जाती है, उसको जब्त कर लिया। उस सारी संपत्ति को, ठीक है, उनकी सारी संपत्ति उनसे छीन ली गई और उसके बाद में उनको काला पानी की सजा और दे दी गई। काला पानी की सजा। भलाई के लिए ये कि भाई भारतीयों की भलाई कोई नहीं करेगा। आप समझिए कितना दमन का शासन रहा होगा। इसकी जांच, जांच के लिए दो कमेटी बनी। दो कमेटी लिखना आप, एक तो हंटर कमेटी, हंटर कमेटी, ये अंग्रेजों की थी, सरकारी थी। और एक बनी आपका तहकीकात कमेटी, जांच, तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात कमेटी बनी एक। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे आपका मदन मोहन मालवीय। अध्यक्ष थे इसके मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। बहुत पूछा जाता है। इसकी जो रिपोर्ट तैयार की थी, ये काम दिया गया था गांधी जी को। और रिपोर्ट तैयार की गई, ये काम किया गांधी जी ने। गांधी जी ने, इसने ये रिपोर्ट तैयार की आपका गांधी जी ने। और इसमें जो सदस्य थे, इसमें सदस्य थे 9 भारतीय, यानी इसमें सभी भारतीय थे। इस रिपोर्ट में क्या आया? इस रिपोर्ट में था कि डायर दोषी है। जनरल डायर को क्या माना गया? दोषी माना गया। और जितने भी लोग मारे गए हैं उन सबको आर्थिक सहायता देने की बात की गई, उनको इकोनॉमिक आपका कुछ ना कुछ तो उनको रिम्बर्समेंट के तौर पर, यानी क्षतिपूर्ति के तौर पर मिले। और ब्रिटिश सरकार ने एक लगभग आप समझो कि मतलब बहका दिया लोगों को, इतना भर दिया वो भी कि भाई खिलाफ कार्रवाई के लिए फिर से एकजुट ना हो। एक तो तहकीकात कमेटी थी, ये किसकी थी तहकीकात कमेटी? कांग्रेस की थी, कांग्रेस। कांग्रेस। इसने अपनी जांच की और क्या माना गया? डायर को दोषी, कि भाई हाँ डायर इसके लिए दोषी है। लेकिन ये जो हंटर कमेटी है, देश आज़ाद नहीं था तो यही आपका गवर्नमेंट कमेटी थी। इस हंटर कमेटी में आपका जो सदस्य थे वो थे आपका, हंटर इसके अध्यक्ष है। हंटर इसका अध्यक्ष है। इसमें सदस्य थे 8। 8 सदस्यों में क्या था आपका? 5 तो इसमें अंग्रेज थे, भारतीय 3 थे। 5 अंग्रेज थे और 3 इसमें भारतीय थे। 3 भारतीय, 3 इसमें भारतीय थे। 3 भारतीय थे, ठीक है। हंटर कौन है? इसका अध्यक्ष है, याद रखना, इसी के नाम पर है ये अध्यक्ष है हंटर। 3 भारतीय कौन कौन लोग हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 इंडियन पूछ लेता हंटर कमेटी में कौन भारतीय था यहाँ पर। तो एक तो चिम्मन लाल सीतलवाड़, धमका दिया था इनको डायर ने, इनके सवाल पूछने पे गुस्से में। कुछ नहीं समझते थे इंडियंस को। चिम्मन लाल सीतलवाड़, आपका जगत नारायण, जगत नारायण, जगत नारायण। और तीसरे पर्सन थे इसमें साहबजादा सुल्तान अहमद। साहबजादा सुल्तान अहमद। अरे मक्खी वाली मूवी की मक्खी तो नहीं है, तुम पे कंट्रोल नहीं हो रही है? अरे दीदी,
आएंगे जी। साहबजादा सुल्तान अहमद, तीन भारतीय थे। कौन थे? तीन भारतीय थे। ओके, तो यहाँ पर देखना क्या क्या बातें हुई। इनकी रिपोर्ट में क्या कहा गया? इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि 379 डेथ हुई हैं, उधर संख्या 1000 से ज़्यादा थी, और इन्होंने कहा 1200 घायल हुए हैं, सिर्फ 1200 घायल हुए हैं। और जो डायर है ना, जनरल डायर, ये निर्दोष है, निर्दोष। और भविष्य में कोई घटना ना घटे, तो इन्होंने क्या कर लिया, डायर से त्यागपत्र ले लिया। और उसके बाद में उसको अपनी मानसिक बीमारी थी, डायर से त्यागपत्र ले लिया। और डायर की 1927 में डेथ हुई थी, स्वाभाविक डेथ हुई थी, किसी ने नहीं मारा इसको। जर्नल डायर कौन व्यक्ति है? ये जर्नल डायर, जर्नल डायर। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर को लंदन जाके कैक्सटन हॉल में उधम सिंह जी ने मारा। वो माइकल ओडायर है, उसको मारा 1940 में। एक भारतीय जिसने भारत के किसी घटनाक्रम के लिए 21 वर्षों तक इंतजार किया, 21 वर्षों तक भेष बदले, कई देश घूमे, और आपका नाम बदल बदल के इवन उसके यहाँ पर खुद के यहाँ पर नौकरी की, माइकल ओडायर के यहाँ। और अंत में जहाँ पर आपका मतलब आपका जो मतलब उनका एक बोलते हैं ना उसको, क्या बोला जाता है, मैं अभी नाम भूल गया एग्जैक्ट, क्या उसको मैं संबोधित करूं। तो मतलब कैक्सटन हॉल में वो क्या हो रहे थे, आपका मीडिया से रूबरू हो रहे थे आपका, उस समय पर कैक्सटन हॉल में माइकल और डायर की हत्या की, और एक गर्म जोशी से की, जो अंदर ऐसा आया कि उधम सिंह को सुकून मिला कि 21 साल बाद मैंने कुछ प्राप्त किया है। आज की क्लास का एक नारा और भाव हम आज याद करेंगे उधम सिंह जी को, कि हमारे देश के लिए। और जब हम साथी किसी एक व्यक्ति को याद करते हैं, तो हमारा इसके पीछे उद्देश्य किसी को नज़रअंदाज करने का नहीं होता। हमारी भावनाओं में वो सभी लोग शामिल होते हैं जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी, या जिन्होंने इस देश के बनने के लिए जो भी अपना योगदान दिया, और हमेशा अपने मन में ये इच्छा रखी कि ये देश बना रहना चाहिए, ये देश बना रहना चाहिए, इस देश की संप्रभुता, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता बनी रहनी चाहिए। और ये सत्य बात है कि आज भी अगर ये देश, क्योंकि इस देश की सरकारें नहीं चाहती कि ये देश भगत सिंह जी के आदर्शों की ओर लौटे। नहीं तो आप अगर देखेंगे ना, भगत सिंह सिर्फ आज देश में युवा उनको ये सोचता है कि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी मात्र थे और उनके अंदर एक गर्मजोशी की भावना थी। नहीं, वो बहुत बड़े विचारक थे। भगत सिंह, अगर मैं बोलूँ उस उम्र में इस देश में उनसे बड़ा विचारक उस उम्र में कोई नहीं हुआ, है ना। और जो उनकी फिलॉसफी थी इस देश के लिए कि भाई ये देश कैसा होना चाहिए, इस देश में आपका जो है अ, अगर हम बात करें जो राजनीतिक रूप है इस देश का वो कैसा होना चाहिए, इस सब के बारे में उन्होंने बहुत लिखा है, बहुत। मतलब वो दूरदृष्टा थे, वो चाहते थे कि देश ऐसा हो। और अगर उनके विचारों और उनके ख्यालों का देश यदि हो, तो आज के अगर आप देखें परिवेश को, इस देश के परिवेश को, इस देश को जो पीछे ले जाने वाले मुख्य कारण हैं, उनके बारे में आज से 100 वर्ष पहले भगत सिंह बात कर रहे थे। अगर उसी समय से सरकारों ने इसको अपनाया होता, तो आज देश के पिछड़ेपन का जो मूल कारण जिन चीज़ों पे है, उस पर उन्होंने 100 वर्षों पहले बात की, 100 वर्षों पहले। यानी एक व्यक्ति आज से 100 वर्षों बाद की बात कर रहा है, तो मतलब वो युग दृष्टा थे। समझ पा रहे हैं आप पढ़ेंगे उनको तो आप विचलित हो उठेंगे, आपकी आप मतलब आत्मा आपकी विचलित हो जाएगी, आप बेचैन अधीर हो जाओगे आप। अगर सही मायने में आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आप अधीर हो उठोगे कि ये क्यों नहीं होता। तो 379 डेथ ये इन्होंने बताया, और डायर को क्या बोल दिया इन्होंने, मैंने बोला एक तरफ तो मान लिया उन्होंने डायर को दोषी, और इन्होंने पूरी तरह से डायर को क्या कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। ये हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी। तो ये जलियांवाला हुआ, आपको समझ में आया? जलियांवाला समझ में आया। एक छोटा सा मूवमेंट हुआ, खिलाफत, खिलाफत आंदोलन। तीसरी घटना को समझते हैं क्योंकि इसी समय का है, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, इन सब घटनाक्रम की साथ ही मुझे जरूरत पड़ेगी जब हम वापस गांधी युग को शुरू करेंगे ना, तो उस समय पर आपको घटनाओं को जोड़ करके मैं पूछूंगा किस समय पर कौन था, क्या बताया था मैंने आपको। तो चीज़ों को मतलब इनपुट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। नहीं तो फिर मतलब अगर हम ऐसे सोचेंगे ना, नहीं जी 1915 की सारी घटनाओं को एक ही बार में पढ़ लें, 16 की, तो फिर हौच पौच हो जाएगा।
जैसे मैं आपको चीज़ों को डिलीवर कर रहा हूँ उस एक विश्वास के साथ में आगे आप आगे पढ़ते चलिए, तो आपको दोबारा कभी साथी मैं ये कहता हूँ कि उस विषय को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, कभी नहीं होगी। अगर आप ओपन एक माइंडसेट के साथ में पढ़ रहे हैं, नावर कभी जरूरत नहीं होगी, मेरा प्रॉमिस है आपसे। खिलाफत आंदोलन, इसका कारण क्या था, रीजन? खिलाफत तो आपको साफ साफ दिख रहा है। खिलाफत, खिलाफत एक तो सब समझते हैं जी अपोजिशन में, और एक खलीफा से संबंधित है, तो खलीफा से संबंधित होने के कारण इसको खिलाफत कहा गया। इसका कारण है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे कारण है जी? देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में दो पक्ष रहे हमेशा। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में दो पक्ष थे, एक तो थे धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, एक्सेस पावर्स जिनको आप कहते हैं, या सेंट्रल पावर्स जिनको कहा जाता है, सेंट्रल पावर्स। और सेंट्रल पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जिसको आज आप तुर्की के नाम से जानते हैं, हंगरी, हंगरी, ये सेंट्रल पावर्स थे। और एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, जिनको हम एंटिटी पावर्स बोलते हैं, एंटिटी पावर्स बोलते हैं। एंटिटी पावर्स में कौन कौन था आपका? एक तो ब्रिटेन, ब्रिटेन हो गया, और इसके सहयोगी जितने भी थे, आपका फ्रांस था, फ्रांस, रूस था इसमें, रूस, इटली, इटली हालांकि बाद में शामिल हुआ था 1915 में। और आपका अमेरिका भी था, अमेरिका मुख्य है, अमेरिका भी बहुत लेट शामिल हुआ था, 1917 में शामिल हुआ था, आदि, आदि। इसी घटनाक्रम से समझिए, यहाँ पर एक देश है तुर्की है, तो तुर्की किस पक्ष में है? क्या ब्रिटेन के पक्ष में है या ब्रिटेन के खिलाफ वाले पक्ष में है? देखिए तुर्की को देखिए ध्यान से, तो आप कहेंगे भैया तुर्की इसके विपक्ष में है, विपक्ष में है। अब तुर्की का जो सुल्तान होता था, तुर्की का सुल्तान, तुर्की का जो सुल्तान था उसको कहा जाता था खलीफा। और हमने आपको बताया खलीफा के बारे में, कैलिफ के बारे में, किंग ऑफ तुर्की वाज कैलिफ, कैलिफ या खलीफा इसको आप कहें। तो क्या बताया था हमने, जैसे बगदाद का खलीफा था, ये सब लोग किस संप्रदाय के लिए? तो आप कहेंगे भैया ये मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान हुआ करता था, यानी कि रिलीजियस चीफ था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इसको बहुत सम्मान प्राप्त था मुस्लिम समाज में। तो क्या बोलेंगे, खलीफा कौन था? ऐसे छोटे शब्दों में लिख सकते हैं, मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान, मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान, धार्मिक प्रधान था ये, रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम सोसाइटी या कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। समझ रहे हो ना आप? जैसे आप लोग धर्म गुरु चुन लेते हो, जो चुन लेते हो ना, तुम किसी को भी बना देते हो धर्म गुरु, चुटकी का काम है तुम्हारे। ये तो 10 20 50 सालों के बाद में पता चलता है तो धर्म गुरु बनने के लायक भी थे या नहीं थे। तो मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान होता था। तो क्या बोलेंगे आपका? तो मुस्लिम समाज का धार्मिक प्रधान होने के नाते अब मुझे बताइए आप यहाँ पर कहाँ पर था? ये तुर्की में। तो अगर तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ है तो जितने भी मुसलमान हैं वो किस पक्ष में होंगे भाई? अगर उनका धार्मिक प्रधान ब्रिटेन के खिलाफ है तो वो सब भी ब्रिटेन के खिलाफ होंगे या नहीं होंगे? खिलाफ होंगे या नहीं होंगे? और खलीफा के पक्ष में होंगे या नहीं होंगे? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल होंगे। तो जितने भी मुसलमान थे भारत के या दुनिया के, उन सब के अंदर एक आपका विचार पैदा हुआ कि भई हमारे जो आपका, अगर ब्रिटेन कल को युद्ध जीत गया तो क्या करेगा? आपका तुर्की को नुकसान पहुंचाएगा और अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, और हमारे जो आपका धार्मिक आपका प्रधान है उनकी प्रतिष्ठा कल को कम होगी। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी मुसलमान हैं वो ब्रिटेन के सहयोगी नहीं होंगे। अब ब्रिटिश सरकार के लिए चिंता का कारण हो गया, उनको तो लड़ाने थे, भारतीय लड़ाने थे, और भारतीय लड़ाने थे तो भारत में तो सभी वर्ग थे, तो उनको मुस्लिमों की भी जरूरत थी, हिंदुओं की भी जरूरत थी। तो उन्होंने कहा यार बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस किया कि हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यदि ब्रिटेन जीत जाता है तो खलीफा के सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। तो ये प्रॉमिस कर दिया, तो भारतीय मुसलमानों ने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ा जा